हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज मैं कुछ आपसे दिव्यांग के समस्याओं के बारे में आपके पास रखना चाहता हूँ। आप जरा उस समस्या का निराकरण कीजिए। कुछ हम लोगों को एक रास्ता बताइए। पूछिए। निश्चित रूप से निराकरण हमसे जो भी हो पाएगा हम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मेरा एक सवाल ये है हम्म। कि कोई अगर दिव्यांग है। हम्म। सर, हमारे सवाल को जरा सा अच्छी से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम्म। कोई दिव्यांग है, हम्म। उसके पिताजी अगर सरकारी जॉब है में थे। हम्म। जैसे मान लिया कि सर आपके उनकी सरकारी नौकरी में 1975 में ज्वाइनिंग किए, 2005 में 2010 में हम्म। रिटायर कर गए। हम्म। और जब रिटायर कर गए तो क्या आपके उनके पेंशन पर हम्म। के दिव्यांग को उसका वो पेंशन आपके मिलेगा? और अगर मिलेगा तो वो किस तरह से मिलेगा सर? निश्चित रूप से पेंशन मिलेगा। इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि निश्चित रूप से मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर प्रोसेस किया है और ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस किया है। ये प्रोसेस है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता और गार्जियन जो थे वो सरकारी जॉब में थे और वो लड़का दिव्यांग है, उनका भरण पोषण उसी सरकारी जॉब से हो रहा था, तो वो पेंशन बंद नहीं होगा। ई कल्याणकारी पारिवारिक पेंशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा और इसको पेंशन मिलेगा। दिव्यांगों को पेंशन मिलेगा बनस्पत की उनके फादर 2004 से पहले रिटायर नहीं किए हो, 2004 से पहले सर्विस में गए हो, तो उनको निश्चित रूप से मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? घर बैठे कैसे मिलेगा? जी किसी पर सर। आश्रित कैसे नहीं रहना होगा और अपने आप से ई गवर्नेंस का सहारा लेकर उस पेंशन का लाभ हम कैसे उठाएंगे, इसके बारे में सुन लीजिए। जी आपने बैंक में जो डोर स्टम्प बैंक का नाम सुना होगा, जी सर। जो कि दिव्यांगों के लिए घर पर आकर सारा चीज करते हैं। तो जी ई गवर्नेंस में चाहे ई बैंकिंग सिस्टम में नॉमिनी न डालने का एक प्रावधान है, जो आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से नॉमिनी डाल सकते हैं। पहले आपको नॉमिनी वाला फॉर्म लाना होगा। नॉमिनी वाला फॉर्म आप ले आए तो उसमें सारे कॉलम को भरना होगा, नीचे साइन करना होगा। माता पिता जिसके नाम जो सर्विस में थे उनका साइन करवाना होगा, उनकी स्वीकृति लेना होगा, नॉमिनी में नाम डलवाना होगा। ये एक प्रोसेस है। ई नेट बैंकिंग से ये काम आसानी से हो जाएगा। दूसरा चीज जो है वो आपने ईपीओ का नाम सुना होगा, ईपीएफओ। जी सर। उसका एक पोर्टल होता है हम्म जिसमें नॉमिनी का कैटेगरी होता है और जिसमें परिवार के आश्रितों का नाम होता है। हम्म वहां पर उस पोर्टल को खोलना होगा, उस कैटेगरी को खोलना होगा, उसको फिल करना होगा और जो कागज आपने बैंक में दिया है वही कागज वहां लगाना होगा। हम्म उसके बाद आपका नाम स्वीकृत हो जाएगा और वो पेंशन आजीवन बंद नहीं होगा, आपको मिलेगा, घर बैठे मिलेगा और आसानी से मिल जाएगा और इसके लिए किसी का सहारा का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम्म। शुक्रिया सर। सर, हमारा दूसरा सवाल है हम्म। जो दिव्यांग की ही समस्या से रिगार्डिंग है, रिलेटेड है। हम्म। सवाल ये है सर कि भारत सरकार या बिहार सरकार या यानी कोई भी राज्य सरकार हम्म। दिव्यांगों के हित में बहुत से कार्य करते हैं। हम्म। लेकिन ऐसा भी है सर कि हमारे बीच में बहुत से दिव्यांग हैं
जिनको अपनी प्रमाण पत्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत से सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन का अभाव है, तो उसको किस तरह से उस अभाव को दूर किया जाए? इस अभाव को दूर करने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार को अपने मंशा में परिवर्तन लाना होगा। जब तक बिहार सरकार अपने मंशा में परिवर्तन नहीं लाएगा तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी अभी वर्तमान स्थिति में बिहार में सिविल सर्जन, स्पेशली जो सिविल सर्जन होते हैं या स्पेशली डॉक्टर होते हैं, उसकी कमी है। और आंख से दिव्यांगों के लिए स्पेशली डॉक्टर जो है उसकी बहुत बड़ी कमी सरकारी महकमे में है। उसकी जांच ही नहीं हो पा रही, उसकी सर्टिफिकेट ही नहीं बन पा रही है। तो भारत को सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला बिहार, भारत को कोटा में सबसे अधिक डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने वाला बिहार, डॉक्टरी लाइन में सबसे अधिक छात्र बिहार में। तो जल्द से जल्द सरकार को इसको फिल करना चाहिए और भरना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो और दिव्यांग प्रमाण पत्र बने। वही मस्कुलर डिसेबिलिटी जो है या भेन का जो डिसेबिलिटी है उसका भी डॉक्टर नहीं है। तो इन सारी चीजों को, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी कमी आ रही है, तो इन सारी चीजों को भरा जाएगा तब न दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने में सहूलियत प्रदान होगा। अब आप कहते हैं कि स्थानीय सिविल सर्जन बना देगा, तो स्थानीय सिविल सर्जन अस्थि का होगा तब न बना देगा, आंख का होगा तब न बना देगा। वो तो रेफर वही करेगा, वहां पे डॉक्टर की कमी है, तो डॉक्टर की कमी है तो उसका रोना है। तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र कहाँ बन पाएगा? जी सर। तो सर हमारा एक और प्रश्न है सर। हाँ, सरकार ने सभी योजनाओं के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। क्या इस व्हाट्सएप ग्रुप में दिव्यांगों को जोड़ा गया है? अब एक बात बता दीजिए। जी सर। कि व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है, सरकार चाहती तो इसको टेलीग्राम ग्रुप भी बना देता, जिसमें लाखों करोड़ों आदमी को एक साथ जोड़ा जाता है। जी सर। सरकार ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़कों को या अपने पोर्टल से जानकारी दे दिया कि सभी योजनाओं का लाभ इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। हम छोड़ दीजिए बिहार की जनसंख्या कितनी है और व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य को इन्वॉल्व किया जाता है। बिहार के दिव्यांगों की जनसंख्या 44 से 45 लाख। व्हाट्सएप ग्रुप में 5000 सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी उसमें 5000 कर 500 दिव्यांग सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद क्लिक कर रहा है तो वो सम्मिलित ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप से दिव्यांगों का या सामान्य व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ योजना के बारे में जानकारी दे देने से लोग योजना को ले लेंगे। आपको ये भी मसौदा दिखाना चाहिए कि इस योजना के तहत इस राज्य में कितने लोग हैं और कितने लोग इनसे लाभान्वित हो रहे हैं, तब सही मायने में जाकर कल्याण होगा। नहीं तो दिव्यांग अधिनियम 2016 बनने को कितना साल बीत गए? कम से कम 6-7 साल, 5 साल हो गया। हाँ, 16-4-20 तो 7वां साल जा रहा है। 7वां साल जा रहा है। क्या दिव्यांग अधिकार अधिनियम
अभी पूरी तरह से पूरे भारत में लागू है, ये सोचने की बात है। जी सर। सर हमारा एक प्रश्न है और हम्म हम्म ई कल्याण पोर्टल पर हम्म ई कल्याण पोर्टल पर जो दिव्यांग के साथ अनियमितता हो रही है इस हम्म पर आपका क्या कहना ई कल्याण पोर्टल है? जी कल्याण के लिए न बना है कि जी भ्रष्टाचार के लिए बना है। जी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, हौवा बनाया जाता है। जी लेकिन उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम्म, जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, हम्म, जिन्होंने शिक्षा पर बल दिया, जी जिन्होंने स्वास्थ्य पे बल दिया, और उनके दिवस को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी ठीक है, उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान देश को दिया। आपने दिव्यांग समाज जो पढ़ाई के लिए बहुत ही अग्रसर रहता है, और पढ़ाई एक ऐसा साधन है जिससे कि वो समाज की प्रमुख धारा से जुड़ सकता है, जी तो उसका स्कॉलरशिप समाप्त कर दिया। फिर भी दिव्यांग ने सभी कुछ को अति कर नजरअंदाज करते हुए पढ़ाई किया और जी फर्स्ट डिवीजन से पास किया। अब फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो उसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप की घोषणा आपने किया है। हम्म, हाँ, और जी सभी राज्य स्कॉलरशिप देता है, लेकिन आपने अपने राज्य में स्कॉलरशिप समाप्त कर दिया है। राज्य वाला स्कॉलरशिप समाप्त है तो फर्स्ट डिवीजन किया तो उसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो अब दिव्यांग प्रमाण पत्र दे देता है। उसके बाद ई ई कल्याण पोर्टल है ना जी, जी इसमें तो पारदर्शिता है ना जी। जी सर। तो सर्टिफिकेट बना के देता है एगो सिविल सर्जन, तो आप हम्म, कहते हैं कि फिर से सर्टिफिकेट का सत्यापन करेंगे, फिर से कहते हैं कि हम ये क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन जो किया है उसका सत्यापन करेंगे, फिर से आधार कार्ड का सत्यापन करेंगे। और जो काम यूनिवर्सिटी को करना है, चाहे जो काम ई कल्याण पोर्टल के ऑफिस को करना है, वो काम बैंक के अकाउंट का सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन कीजिए ना, उसमें दिव्यांग लोग को परेशान क्यों कर रहे हैं? अगर परेशान करिएगा, उसको ही इन्वॉल्व कीजिएगा, तो जो लड़का फर्स्ट डिवीजन पास किया है वो लड़का कल को थर्ड डिवीजन भी पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सभी समय तो आपके प्रोसेस को पूरा करने में ही लग जाएगा। तो वो क्या पढ़ेगा, क्या आगे बढ़ेगा? और हम्म, ये आप भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं, व्यवधान नहीं उत्पन्न करते हैं। सरकार तो एक बार में 60,000 70,000 लड़का पास किया तो उसके मध्य में पैसा दे दिया। आप व्यवधान इसलिए उत्पन्न करते हैं कि बहुत सारे लड़के उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो वो हम्म, क्या करेंगे कि वो चीज छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो उसी में भ्रष्टाचार होगा, उसी के पैसा का बंदरबाट होगा। तो जिस समाज को दिव्यांग पे दया नहीं आता है, और वैसे दिव्यांग जो अपने शारीरिक पीड़ा के बावजूद भी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं, वैसे दिव्यांग पर उनको अथी नहीं आता है, दया नहीं आ रहा है, उसको भी आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो कितना घटिया स्तर पर आज का मानवता चलक गया है, ये सोचने की बात। सर हम्म मेरा एक प्रश्न और है हम्म कि हमारे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हम्म दिव्यांग के लिए एक निशक्ता कार्यालय बनाया जाता है हम्म जिसमें एक आयुक्त रहते हैं। हम्म सर उसके आयुक्त का क्या कार्य है? आयुक्त का कार्य यही है कि सिर्फ पोस्ट पर बैठना और पोस्ट पर का लाभ उठाना और दिव्यांगों को गुमराह करना। सर ये बात आप ऐसा बोल रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे थे सर वो तो फिर बैठे किस लिए हैं? जैसे मान लिया सर एक व्हील चेयर है, बैसाखी है,
थ्री व्हीलर साइकिल है, हम्म। तो क्या ये सब वो वितरण नहीं कर सकते हैं? या आपके जो दिव्यांग अच्छा आपके। अच्छा, एक एक बात बता दीजिए। जी। आम तौर पे एक वीडियो को, एक डीएम को, एक वार्ड पार्षद को, एक मेयर को साल भर में 3 बार बांटना होता है, ठीक है? जी। जिससे कि कल्याण हो। बटाता है या नहीं बटाता है, भगवान डजन मैटर। आप भी जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितना लिप्त है, और हम भी जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में सना हुआ दिव्यांग समाज है। लेकिन हमारा जो कोर्ट है, ठीक है, जी। हमारा जो कार्यालय है, वो साल में कितना बार वितरण करता है, ये सोचने की बात है। तो सर आपने बनाया क्यों गया? बनाया गया है सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। आप ये बता दीजिए, एक बार वहां कंप्लेन करते हैं, ठीक है, जी। दोबारा केस जाता है, 30 दिन का समय मिलता है, दोबारा वो प्रश्न करता है। हम्म। एक बार आपने सवाल कर दिया, आपका केस रजिस्टर्ड हो गया, दोबारा वो गया, वो चीज 30 दिन समय पूर्ण गया, तो उसको तो रिमाइंडर मारना चाहिए। रिमाइंडर मारा जाता है? हम्म। क्या समाधान हो पाता है? ठीक है, बस एक आखिरी प्रश्न है सर हमारा। हम्म। सर पटना में जो धरना स्थल बनाया गया है, हम्म। जिसमें दिव्यांगों को जाने आने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम्म। क्या ये स्थल धरना का के लिए सही है? अच्छे, हम एक क्वेश्चन करते हैं कि आपने एक सर्कुलर पढ़ा होगा कि स्कूल या कॉलेज या अस्पताल वैसे जगह पर बनेंगे जो कि भीड़ भाड़ से अलग होगा, क्योंकि वहाँ मरीज होते हैं। और पटना में जो धरना स्थल है गर्दनी बाग में, 4 पॉइंट हम इसमें नोट करवाएंगे आपको। हम्म। पहला पॉइंट आप नोट कीजिए कि अस्पताल के गेट पे है, और वो जी। गर्दनी बाग अस्पताल सभी चीजों के लिए है। जी। अब कोई बड़ा धरना हुआ, तो बड़ा धरना हुआ तो दोनों तीनों चारों तरफ से पुलिस है। जी। आपातकाल स्थिति में भी पुलिस एम्बुलेंस को नहीं रोकता है। लेकिन वो सिविल सर्जन ऑफिस भी है, वहाँ डॉक्टर का माजरा भी है, वो बड़ा अस्पताल भी है, वहाँ हर तरह के इलाज होने आते हैं। अब वहीं पर आक्रोशित आदमी बैठे हुए जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं, तो बिहार सरकार या भारत सरकार किस सर्कुलर का पालन करते हुए वहां पर धरना स्थल को बनाया है? और भारतीय संविधान में संशोधन करने का नियम है, जिसमें हट और धरना एक अहम योगदान निभाता है। तो हट और धरना में आक्रोश पैदा होता है, तो पैदा होता है आक्रोश, तो वो जो गेट है वो चारों तरफ से ब्लॉक हो जाएगा, पुलिस का पहरा रहेगा, तो मरीज वहां पे कैसे जा पाएगा? हम्म। हाँ, क्या उसको हल्ला से डिस्टर्ब नहीं होगा? कोई हार्ट का मरीज है और उसके सामने झगड़ा झंझट वाला मारा पीटी वाला बात चलते रहेगा, तो उससे वो आक्रोशित नहीं होगा? जी। और धरना स्थल जो है वो एकदम शहर से विमुख है, मतलब सरकार के विरुद्ध में कुछ भी आवाज उठ रहा है तो 60% आदमी को पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सी आवाज उठ रहा है और कौन सी आवाज बुलंद हो रहा है। तो ये आवाज को दबाने की बात नहीं है। हम्म। तो इस सारी बातों पर परिचर्चा करना ही बेवकूफी है। व्यक्ति को समझदारी होगा तो खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि समाज इतना बड़ा है कि समस्या रोज दिन उत्पन्न हो गया, और वो अस्पताल का गेट कभी भी माइक और कभी भी टेंट से विमुख नहीं होगा। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है?
हम्म,